हाँ नमस्कार साथियों, मैं हूँ वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। इस सीरीज में आप जुड़कर बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसके अंदर हम एक एक प्रश्न पर, व्याकरण के एक एक सवाल पर हम बात कर रहे हैं। प्लस माइनस की ये खास सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपकी व्याकरण को बेहतर करने के लिए, आपके ये समझिए हिंदी विषय को बेहतर करने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि आप हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं, व्याकरण को बहुत बेहतर बनाने, एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर व्याकरण को आप सब्जेक्ट बना करके व्याकरण को पढ़ें। तो हमारा मानना है कि वास्तव में आप व्याकरण की सभी सवालों का बहुत बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, आज की कक्षा हमारी सीरीज रूप से यानी समानांतर क्रमशः 12वीं कक्षा है और प्रश्नों की लगातार सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सवाल जो आपके सामने होंगे वो बहुत बेहतर सवाल होंगे। पिछली कक्षा में मैंने एक आपसे सवाल किया था, वो सवाल ये था कि व्याकरण पुल्लिंग शब्द है या हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है, माफी चाहता हूँ, पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग है। तो उसका सही जवाब है पुल्लिंग। इसका एक दो विद्यार्थियों ने सही जवाब भी दिया है, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी इसके लिए कह रहे हैं कि सर व्याकरण स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि इसका सही उत्तर है व्याकरण पुल्लिंग शब्द है। इसका सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी का नाम अनुश्री गुप्ता है और एक विद्यार्थी और है अमना करके कोई नाम है, माफी चाहता हूँ। यदि उसका सही नाम लिया जा रहा है तो वो ठीक है। अमना 4495 करके उसका वो चैनल है। तो उनको, आप दोनों विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने व्याकरण की इतनी गहरी समझ बना रखी है। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हम नए नए सवाल पूछते जाएंगे और आप ऐसे ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों के जवाब देंगे। आप जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आगे, वैसे वैसे आपकी जो समझ है व्याकरण के प्रति वो बढ़ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। आज की कक्षा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि ये कक्षाएं हम आपकी बहुत बड़ी डिमांड पर लेकर के आए हैं, तो इसमें आपका योगदान, आपका कंट्रीब्यूट भी बहुत जरूरी है। आप भी इसमें सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इतना सा कि अगर यदि आपको कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो आप कक्षाओं को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी इन कक्षाओं को देख करके लाभ प्राप्त कर सके या फिर इन कक्षाओं से वो अपने जो आने वाली एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं फायदा उठा सके। चलिए आज की कक्षा का ये पहला सवाल देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो इसका सवाल, इसका आंसर तो क्या है वो सुनिएगा दोस्तों। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? एक होता है दोस्तों सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य दोस्तों? मिश्रित वाक्य। ये तो है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। और दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? उसका आंसर होगा दोस्तों 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नकारात्मक, सकारात्मक, सामान्य वाक्य, इस प्रकार के विधानवाचक वाक्य, इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। अगला सवाल आज की कक्षा का, ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल कह रहा है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। सवाल पर ध्यान से सवाल को पढ़ते समय आप पूरा ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मेघ, आप सब जानते हैं मेघ तो होता है। और जलद, द का मतलब होता है जी देने वाला, तो जल देने वाला बादल होता है। और वारी का अर्थ होता है दोस्तों, वारी का अर्थ होता है बादल। वारी का अर्थ भी क्या होता है? बादल, बादल नहीं, पानी। वारी का अर्थ क्या होता है? पानी। और दे का अर्थ होता है देने वाला। तो ये भी इसका पर्यायवाची है, ये भी इसका पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है? जल भी इसका पर्यायवाची नहीं है। ये तो सागर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है?
सागर का पर्यायवाची है, जल को धारण कर कर रखने वाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द पूछा है। उत्कर्ष का विलोम शब्द आप आसानी से दे सकते हैं। इसका विलोम शब्द, उन्नति का विलोम शब्द तो अवनति होता है। उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, अवनति का मतलब पीछे जाना, या अवनति का अर्थ होता है नीचे जाना। अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। मिल गया है हमें 2 नंबर पे इसका सही उत्तर मिल गया है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखें सवाल क्या कह रहा है। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होगा। यह है दोस्तों वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। ये रात नहीं है, संध्या, दिन और रात के समय के बीच की जो बेला होती है उसे संध्या बेला कहते हैं दोस्तों। और इसका सही उत्तर बनेगा अपराह्न। और मध्याह्न क्या होता है, फिक्स दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है, और दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है, पहले का समय कहलाता है पूर्वाहन। क्या कहलाता है मित्रों, पूर्वाहन। तो इस प्रकार से पूर्वाहन किसे कहते हैं, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन कहते हैं, दोपहर के समय को क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं, और दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, देखें अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। झूठे को शर्म नहीं आती में कारक बताएं। अब को देखकर, इसको देख करके आप दोस्तों क्या बता सकते हैं कि इसमें कारक होगा जी कर्म। जबकि यहां पर देखें झूठा, झूठा तो काम को करने वाला है। झूठे, शर्म किसको नहीं आती, शर्म नहीं आने का काम किसके लिए हो रहा है, झूठे के लिए। तो यहाँ ध्यान दें, झूठा एक कर्ता है दोस्तों, क्या है, कर्ता बन गया है, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा कर्ता कारक, ना कि कर्म कारक। ये मत कर दीजिएगा, ये गलत उत्तर हो जाएगा। करण कारक गलत उत्तर हो जाएगा, संप्रदान भी गलत हो जाएगा। करण का जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों के द्वारा। क्या होता है, के द्वारा। और संप्रदान का होता है के लिए। क्या होता है, के लिए। याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, कर्ता कारक। नेक्स्ट अगला सवाल ये देखिए, टोकरी में आम रखे हैं में कारक। देखो कारकों को लेकर के कितने सवाल पूछे जाते हैं, और हम विद्यार्थी क्या करते हैं कि छोटे छोटे ये जो टॉपिक होते हैं इनको बहुत ऐसे समझते हैं कि ये ना पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल बड़े स्तर के पूछे जा रहे हैं। देखिए टोकरी में, यहाँ पर में और पर किसका चिन्ह माना जाता है, अधिकरण का माना जाता है, में और पर। कमरे में, टेबल पर, तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है जी, कौन सा कारक है, अधिकरण है, आधार है। और संबंध का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या सामने आएगा, का, की, रा, रे, री, ये आता है संबंध में। मेरा भाई, मेरी बहन, राधा का पति, राजा की बेटी, तो यहाँ पर तो संबंध कारक हो गया। कर्म में क्या होता है जी, राकेश को मैंने पुस्तक दी, तो पुस्तक कर्म हो गई है। और यहाँ करण में क्या हो जाएगा जी, करण में हो जाएगा के द्वारा। मैं गाड़ी के द्वारा जयपुर गया, मैं गाड़ी से जयपुर गया, तो यहाँ हो जाएगा करण कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा मनोविकार में संधि कौन सी है। मनोविकार में देखते ही आप पहले संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद कर कर और अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर विसर्ग है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो आप संधि बताते हैं विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर तो हुआ दोस्तों कौन सी संधि, विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में होता है स्वर के बाद स्वर का मेल, तो वहां पर विसर्ग संधि। यण संधि ये स्वर संधि का ही एक भेद है। व्यंजन संधि पहला पद का आखिरी वर्ण व्यंजन हो, बाद में चाहे क्या आ जाए, बाद में चाहे व्यंजन आ जाए या फिर क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो यहां पर बनेगी व्यंजन संधि। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिए बेहतरीन सवाल है।
पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या है? पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या है? पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य आप समाज में खूब देखते हैं, खूब बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनते भी होंगे कि जो मैंने कहा है वो पत्थर की लकीर है, मतलब मैंने जो कह दिया है वो अंतिम फैसला है, वो अंतिम बात है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे फैसले को अंतिम पत्थर की लकीर कहा जाता है। याद रखिएगा, अमिट होना, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? अमिट होना। यहाँ पर देखिए, मिट जाना नहीं, ये तो इसका विपरीत अर्थ देने वाला है। कठिन होना बिल्कुल नहीं है, अमिट होना इसका सही उत्तर है। और कठोर होना, यहाँ पर कठोर होना तो क्या बन सकता था? पत्थर की लकीर होना नहीं, पत्थर दिल। ये देखिएगा, कठोर होना मतलब पत्थर दिल। और ये फिल्मी दुनिया में बहुत चलने वाला शब्द है कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली बात पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिए बेहतरीन सवाल है। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना, धमकाना, आप किसी को धमकाते हैं तो बिना बोले आप कैसे धमकाएंगे? आंखें दिखाकर। तो इसका सही उत्तर बनेगा आंखें दिखाना। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना, गुस्सा होना। आंखें दिखाना मतलब धमकाना, मतलब धमकाना। आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना। क्या करना दोस्तों? स्वागत करना, प्रेम करना। और आड़े हाथों लेना मतलब खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। और इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, मतलब आंखें दिखाना, मतलब धमकाना। ठीक है, चारों विकल्पों पर हमने बात कर ली है। अगला सवाल आपके इंतजार में ये रहा। देखिए क्या है सवाल। सवाल है अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग, राग और अनुराग दोनों ठीक है, लेकिन इसका विलोम शब्द जो होगा वो बनेगा, देखो राग और अनुराग दोनों एक जैसा अर्थ देने वाले हैं। और पराग तो कली को कहते हैं दोस्तों, और विराग इसका सही उत्तर है। और पुरातन का विलोम शब्द तो दोस्तों नूतन होता है। क्या होता है जी? नूतन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। क्या बनेगा जी? ऑप्शन सी क्या है? पुरातन। पुरातन नहीं है, पुरातन का तो विलोम शब्द नूतन है, माफी चाहता हूं, इसका विलोम शब्द है विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बेहतरीन सवाल है, गौर करें। वृष्टि का पर्यायवाची क्या है? वृष्टि, वृष्टि का पर्यायवाची है वर्षा। और तभी हम कहते हैं अतिवृष्टि। अधिक वर्षा हो जाती है तो क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और जब वर्षा नहीं होती है तो हम कहते हैं अल्पवृष्टि। क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि। तो ध्यान रख सकते हैं हम, वृष्टि किसका पर्यायवाची है? वर्षा का पर्यायवाची है। बसंत एक ऋतु है, शीत ऋतु भी, शीत भी ऋतु है और गर्मी भी एक ऋतु है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वर्षा। देखिए अगला सवाल, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, किसकी दोस्तों? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। विशेषण किसे कहा जाता है फिर? विशेषण कहा जाता है या तो वो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की, या किसकी बताएगा दोस्तों? सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा कैसे किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी नाम को, किसी नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? ये सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या बने?
इसका सही उत्तर बने ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला सवाल ये देखिए, क्या है सवाल? क्या है सवाल? देखिए, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले नहीं, ये तो कर चुके हैं, है ना। अगला सवाल तो यहां से आएगा, आगे आ गया। ये देखिए सवाल क्या है, कितना बेहतरीन सवाल है कि मोहन अच्छा लड़का है में विशेषण। अच्छा होना, बुरा होना, कमजोर होना, हष्ट पुष्ट होना, दुबला होना, मोटा होना, ये तो सब गुण होते हैं दोस्तों। इसलिए ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। बात संख्या की होती तो संख्यावाचक विशेषण होता, और मापतोल की बात होती तो वो क्या होता? वो होता जी आपका, मापतोल की बात होती तो वो परिमाणवाचक होता। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम जब, सर्वनाम जब क्या बन जाए दोस्तों? विशेषण बन जाए, विशेषण बने तो उसे क्या कहते हैं? और कब बनते हैं ये विशेषण? ये हम आने वाली कक्षाओं में जब सर्वनाम को या फिर सार्वनामिक विशेषण को जब अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बेहतरीन सवाल है। पवन का संधि विच्छेद। पहले तो ये पता करो कि पवन किस संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि में होता क्या है? अयादी संधि में होता है जी ए आ जाए तो आई बनता है, आई आ जाए तो आय बनता है, आ ओ आ जाए तो अव बनता है, और औ आ जाए तो आव बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर देखें, ये हो नहीं सकता जी, ये पा धन वन हो नहीं सकता। यहां से जो मिसिंग है ऑप्शन, विकल्प मिसिंग जो हो रहा है, वही इसका सही उत्तर होना चाहिए था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पो धन अन, ये होना चाहिए था इसका सही उत्तर। अब इससे बनेगा कैसे वो देखें। पो में से ओ गया तो पै कैसा बचा? आधा। इस ओ का क्या बनता है दोस्तों? अव। क्या बनता है? अव। देखो ओ का क्या बनता है? अव, और आगे कौन है? अन। ये लो, इसको जोड़ना है और क्या करना है? ए को पै में जोड़ेंगे तो पै हो जाएगा दोस्तों पूरा, वह में ए को जोड़ेंगे तो वह भी हो जाएगा पूरा, बचा कौन है? न, और बन गया है शब्द कौन सा दोस्तों? पवन। ये पवन शब्द किस संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ओ धन अन, जो इनमें से एक भी नहीं है, यानी इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है वह अभी पढ़कर आया है, मैं काल बताइए। काल बताइए। तो काल किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। गौर करें, वर्तमान काल में दोस्तों, वर्तमान काल की दो तीन स्थितियां होती है। एक अपूर्ण वर्तमान होता है, एक सामान्य वर्तमान होता है। और सामान्य वर्तमान में क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? पढ़ रहे हैं, रहे हैं। अपूर्ण है, काम तो हो रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ये हो चुका है, पूरा हो गया है, लेकिन ये वर्तमान की बात है। अब यहां पर देखिए, वह अभी पढ़कर आया है, काम पूरा हो चुका है, और पूरा हो चुका है तो वो चला जाता है कि भूतकाल में। सामान्य वर्तमान नहीं है, वर्तमान नहीं है, और भविष्य तो ये हो ही नहीं सकता। इसका सही उत्तर क्या बने? इसका सही उत्तर बने भूतकाल। ये बिल्कुल ठीक है, भूतकाल। अब आंसर की में क्या मान रखा है इसका आंसर, वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर यहां पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोस्तों सही उत्तर क्या बनना चाहिए भाई? भूतकाल बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल, अब अगला सवाल अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद कर रहा हूं। आपकी उम्मीदों पर हम भी खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद ये भी है कि आप अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, आने वाली कक्षाओं को प्यार देते रहिए, कक्षाओं को शेयर करते रहिए, वाईडी सर पर प्यार बरसाते रहिए। आने वाली कक्षा में फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।